घटना चक्र से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करना कि आपको इसमें से 25 आते हो। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो हम करवा रहे हैं। और ऑलरेडी एक वीडियो इस पे आ चुका है, आप देख लेना। चलिए सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which one of the following acts provided for फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? यानी फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, ऊपर में सेंटर रहेगा, नीचे स्टेट रहेगा। तो किस एक्ट में फेडरल पॉलिसी की बात की गई है? ये बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब क्वेश्चन उठता है 1935 में और क्या क्या ऐड किया गया, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। 1935 के एक्ट में एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी कि ऊपर में सेंटर रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, नीचे स्टेट और इवन प्रिंसली स्टेट होगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट कभी इसमें मिला नहीं था। उसके अलावा जो पिछले एक्ट में डायरकी सिस्टम लाया गया था 1919 वाले एक्ट में, डायरकी सिस्टम कहाँ पे? प्रोविंस में। इसको एबोलिश कर दिया गया और डायरकी सिस्टम सेंटर में लगाने की बात की, लेकिन ये भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। फेडरल कोर्ट इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू बना, लेकिन फेडरल कोर्ट एक्चुअली बना कब? 1937 में। एक्ट कौन सा है? 1935 एक्ट बना कब? 1937 में। उसके अलावा बर्मा को अलग किया गया इसी एक्ट के थ्रू। इसी एक्ट के थ्रू सिंध और उड़ीसा को नया प्रोविंस बनाया गया। सिंध और उड़ीसा के नया प्रोविंस बनाया गया। और जो बाई कैमरलिज्म था ना, टोटल 11 प्रोविंस था, उसमें से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म सिस्टम ला दिया कि बाई कैमरल, 2 हाउसेस होंगे, 2 सदन होंगी। तो ये सारे 1935 के एक्ट में थे। 1909 वाले एक्ट में हमें पता है एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए। उसके बाद सचिंद्र कुमार सिन्हा जी को फर्स्ट मेंबर बने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिनको एंट्री मिली थी, पहले इंडियन बने थे। 1990 एक्ट 1919 वाले एक्ट में एक तो डायरकी वाला प्रोविजन था। एक प्रोविजन ये भी था कि आज से 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टैब्लिश की जाएगी। वही स्टैट्यूटरी कमीशन एस्टैब्लिश की थी 8 साल बाद ही, मतलब 1927 में ही, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, ये तो पिछले क्वेश्चन से ही आपको आराम से हैंडल हो जाता है। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 19, देखो जब लिस्ट दिया जाएगा तो जो रेजिड्यूरी पावर होगा, जो किसी लिस्ट में नहीं होगा, अभी आपको पता है ना कौन सा कानून बनाता है उस पर? सेंटर। उस समय रेजिड्यूरी लिस्ट पे कौन सा कानून बनाते थे? गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल के पास पावर था। सेम क्वेश्चन है, 23 नहीं करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें पॉइंट लिखा है जो 1935 के एक्ट से नहीं लिए। आपको पता है ना, बहुत सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सीधा सीधा आ गया है। तो इसमें से कौन सा पार्ट 1935 के एक्ट में नहीं था लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? इसका सिंपल मतलब है कि 1935 वाले एक्ट में बात नहीं चली थी, बाद में बात चली उस पर। ठीक है ना, तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। चाहे ये सब बात 1935 में, और हमने इसको ऐड भी किया अपने में, ठीक है ना, ऑफिशियल मेंबर को। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि तो 1935 के एक्ट के बाद क्या क्या हुआ, वो बात आपको पता होना चाहिए। देखो 1935 के एक्ट के बाद अगस्त ऑफर साइन हुआ 1940 में। अगस्त ऑफर, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार हो गया कि आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? इंडियंस ही बनाएगा। अगस्त ऑफर में ये मान गया। उसके 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स ने क्या बोला? क्रिप्स ने बोला कि क्रिप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2।
और जब कैबिनेट मिशन ने एक्चुअली फ्रेम करने की बात की, किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। देखो सिंपल, अलग अलग, आप इसमें डिफरेंस क्रिएट करो। इसमें बस बोला कि इंडियंस ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसमें बोला कि आप लोग World War II बाद बना ले, और इसने बोला कि एक असेंबली बना लो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डिजाइन किसने किया? कैबिनेट मिशन ने 1946 में, कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। क्लियर है ना? अब आप बोलोगे भैया आपने 25, 26, 27 नंबर क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिंपल रिपीट हो रहा है बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजन दिए हुए हैं उस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उसमें से आंसर कौन है यहाँ पे? एक आंसर कौन सा गलत एक आंसर है कि रेजिड्यूरी पावर किनको मिला था? प्रोविजनल लेजिस्लेटर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। लेकिन हमने देखा नहीं, वो गवर्नर जनरल को मिला। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि बर्मा को किस एक्ट के थ्रू सेपरेट किया गया। तो हमने अभी तो डिस्कस किया 1935 वाले एक्ट से। इसीलिए हम लोग रिपीट क्वेश्चन से बचेंगे, तभी हम ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कंटेंट को टच कर सकते हैं। हाउ मेनी प्रोविंस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन? देखो 1937 में जो इलेक्शन हुआ 1937 में, तो 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 8 में सरकार बना ली। कहाँ कहाँ सरकार बना ली? जो टोटल 11 प्रोविंस था उसका क्या नाम था? मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब और सिंध। इसमें से 8 में वो सरकार बना ली। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करेंगे। किसके प्रपोजल पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कि इन्होंने बस प्रपोजल किया था, लेकिन एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ ये पूछता ना, तो आप कैबिनेट मिशन। इन्होंने बस ऐसा प्रपोजल दिया था, प्रपोजल देके चले गए क्रिप्स मिशन 1942 में। लेकिन एक्चुअली फॉर्मेशन का बात पूछे, किसने एस्टैब्लिश किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, तब आप बोलना कैबिनेट मिशन। समझ में ना? दोनों में डिफ्रेंशिएट समझना है। यहाँ पे इल्वर्ट बिल बहुत फेमस है। सबसे पहले तो यही पूछ देता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? रिपन, वायसराय रिपन। ये 1883 में आया था। इससे पहले होता क्या था कि कभी भी कोई इंडियन जज या इंडियन मजिस्ट्रेट कभी भी ब्रिटिश ऑफेंडर को ट्राई नहीं कर सकता, ट्रायल में नहीं ले सकता था। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? इंडियन को ये पावर ही नहीं थी कि वो किसी ब्रिटिशर, जैसे कोई ब्रिटिशर क्रिमिनल एक्ट किया तो इसका ट्रायल कभी भी इंडियन कर ही नहीं सकता था। इससे पहले रिपन ने यही ट्राई किया कि अगर कम से कम, रिपन ने ट्राई किया बस भाई एटलीस्ट, रिपन ने बोला कि भाई एटलीस्ट लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इंडियन ट्राई कर सकता है ना, इंडियन जज ट्राई कर सकते हैं ना ब्रिटिश ऑफेंडर को, ब्रिटिश क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ। तो इसके खिलाफ भी आ गए, तो इल्वर्ट बिल को फिर हटा लिया गया। क्या था इसमें? टू कंडक्ट, टू पुट, देखो, to bring Indians and European at equal status as far as the penal jurisdiction of court was concerned। ठीक है ना? कि इंडियन और यूरोपियन जो जजेस है वो बराबर है। नेक्स्ट है एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि प्लान भी इन्होंने ही बनाया, बस स्क्रिप्ट प्रपोजल देके चला गया था। Assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio of which population। ये 10 लाख पॉपुलेशन था, जितने मेंबर थे ना वो 10 लाख पॉपुलेशन के रेशियो के बराबर थे। हाँ, इसमें बस आसान क्वेश्चन, कौन से मेंबर इसके कैबिनेट मिशन में? 3 लोग आए थे, उसमें एक तो अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, ये थे हेड, विलियम वुड नहीं थे। ये बात ही पूछा हुआ आपसे। क्लियर? चलिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली मैंने कैबिनेट मिशन बता ही दिया। अब इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 में आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे वायसरॉय, प्रेसिडेंट थे वायसरॉय। वाइस प्रेसिडेंट किनको बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और भी लोग को बनाए गए थे, जैसे सी राजगोपालाचारी जी को, ये थे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद जी थे
फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और जो एस राधा कृष्ण, ये इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर ही नहीं थे। देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड, मैंने बताया था ना। ये क्या थे, ये थे फूड वाले मिनिस्टर, ये लेबर वाले मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी का मैंने बताया था एजुकेशन मिनिस्टर थे। अकॉर्डिंग टू वॉवेल प्लान, ध्यान देना, वॉवेल 1945 में एक प्लान दिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन इक्वल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इक्वल, ठीक है। वॉवेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड, देखो कभी भी ब्रिटिशर्स कभी पार्टीशन के अगेंस्ट में थे ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत हार्श स्टेटमेंट लिया, मतलब बहुत ही इनको सही में दिखाया गया, तो ये गलत है। ए इज ट्रू। ये चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 2 मेंबर को छोड़ के, एक वायसरॉय को छोड़ के और दूसरा कमांडर इन चीफ को छोड़ के, इन दोनों के अलावा जो भी मेंबर होंगे ना वो इंडियंस होंगे, ठीक है ना। और इंडियंस में हिंदू और मुस्लिम क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। और ये सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करते थे बस, लेकिन ये इनका प्रमोशन नहीं था कि ये चाहते हैं कि पार्टीशन ना हो, ऐसा कुछ नहीं था। Who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution of India? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में बोला। जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली मान गए थे 1938 में। स्वराज पार्टी 2 लोग बनाए थे, एक थे CR दास प्रेसिडेंट थे और एक थे मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, ठीक है। चलिए, और ये बात करते थे एडल्ट सफरेज की, कि सबको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी का पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब इतने बड़े स्टेटमेंट का था। सेम क्वेश्चन RAS में पूछा हुआ था 2018 में, ठीक है। तो यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन है ना, पुराने क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अभी नए एग्जाम, मतलब सारे PCS में काफ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, क्या सब लोग वोट दे रहे थे, बताइए, क्या 18+ वाले सब वोट दे रहे? नहीं भाई, ऐसा कहाँ था, बताइए। ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मिक्सचर था ना। असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है। तो 2 जैसे ही गलत हुआ तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए ना, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन का तो बात ही नहीं था। जो प्रोविंस में जो लोग होते थे तो प्रोविंस चुन के भेजते थे अपने प्रोविंस से इतने पर्टिकुलर मेंबर, इसलिए मल्टी पार्टी तो थी। और असेंबली काम करता था बहुत सारे कमेटी के थ्रू, जैसे यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, स्टेट पावर कमेटी, ये सब। तो 3 और 4 करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। यहाँ पे पूछा है Which one among the following is an incorrect statement about Constituent Assembly? ध्यान से देखना, जो गलत है अपने आप मिल जाएगा। It worked with the help of large number of committee, most important among being his drafting committee। बहुत सारी कमेटी थी। जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे VR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर, मुंशी साहब भी थे और BR अम्बेडकर हेड थे। Minority committee like Christian, Anglo-Indian and Parsi were adequately represented in assembly, correct बात है। It was elected on the basis of universal adult franchise, या इसको अभी मैंने गलत किया था ना, तो ये गलत यहाँ पे भी होगा ना, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी गलत है। Its electoral process was based on the 6th schedule of the Act 1935, which allow for restricted franchise based on tax। ये तो हमें पता ही कि कुछ 10% के आसपास लोगों को वोट देने का अधिकार था। Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution, ये क्या किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली जो वेरियस प्रोविंस की थी ना, उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता था।
ठीक है ना। मान लो बिहार में 243 मेंबर है और इनको भेजना है बिहार के तरफ से 10 मेंबर को भेजना है, तो ये अपने से ये 243 लोग ये 10 मेंबर को भेजेंगे। ये 243 लोग डायरेक्ट इलेक्टेड है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये उनके द्वारा इलेक्टेड है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है। और 41 के बाद जो क्वेश्चन है ना वो सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोगों ने हटा ही दिया। ठीक है। हु प्रोपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किन्होंने प्रियम्बल को प्रपोज किया ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रियम्बल को प्रपोज किसने किया? प्रियम्बल मीन्स भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था भाई? याद रखो, किया था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको एडॉप्ट कब कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था। बाद में ये प्रियम्बल वर्ड। चलिए ये सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको एक बार कर लेते हैं 57 नंबर, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेक, ऑब्वियसली सारी बात है, प्रियम्बल फुलफिल्स करता है वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम्स को। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बी द पीपल ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट साहब इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। भाई हम लोग प्रेसिडेंट को खुद चुनते हैं, तो 4 हटाओ ना, नहीं चुनते तो हटाओ, तो 1 2 3 करें। कितने टोटल सेशन कितने हुए थे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये 12 सेशन हुए थे। देखो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, लेकिन एक्चुअली काम हुआ सेशन में 165 डेज ही। ठीक है ना। और लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जैन 1950। मतलब देखो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही पूरा, लेकिन कुछ और काम था, लाइक जनगण मन को अडॉप्ट करना है, प्रेसिडेंट साहब को अडॉप्ट करना, इन चीज़ें, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सब को काम के लिए ये 24 जनवरी 1950 को मिले थे। सबसे पहला कब मिले थे? 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना। इस दिन प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर फाइनली प्रेसिडेंट चुना गया 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। एडवाइजर कौन थे? BN राव। ठीक है। एक चीज और बता सकते हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? कृपलानी साहब, JB कृपलानी। ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ, देखो टोटल 8 मेजर कमेटी थी, उसमें उसके एडवाइजरी कमेटी के फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल साहब एक और के चेयरमैन थे। किसके चेयरमैन थे? एक तो थे माइनॉरिटी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, एक स्टेट प्रोविंस कमेटी के, प्रोविंस कमेटी देखो, और यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस स्टेट कमेटी, इन तीनों के चेयरमैन थे पंडित नेहरू साहब। अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। BN राव एडवाइजर थे। ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि टोटल 7 मेंबर थे, BR अम्बेडकर के अलावे टोटल 6 मेंबर थे। याद नहीं रखना है क्योंकि एक में पूछा था, कुछ मेंबर के नाम याद रख लो, KM मुंशी, अय्यर साहब, इन दोनों का याद रख लो, माधवा राव, खैतान साहब। ठीक है ना। बाद में रिप्लेस करके 2 मेंबर और लाए गए थे, रिप्लेस करके डेथ वगैरह के बाद, तो बस ये नाम याद रख लो, स्वामी अयंगर, अय्यर साहब, मुंशी साहब का एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में मदद मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बेर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। भाई हमने अय्यर साहब को तो देखा, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है। ठीक है। और सरदार पटेल, ये दोनों क्यों आएंगे? अब देखते हो ऑप्शन से हमारा, मैं देखता हूँ ऑप्शन कौन कौन है। ऑप्शन
ऑप्शन में क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 1 3 4, तो ये ऑप्शन तो आप सीधे सीधे बाहर करते, क्योंकि ये मेन मेंबर थे, ये किसी छोटे से कम, मतलब देखो छोटा नहीं, ड्राफ्टिंग भी बहुत बड़ा, लेकिन एक मेंबर थोड़ी हो सकते, इतने बड़े आदमी थे, तो 4 तो सिंपल बाहर कर देंगे। बी ऑप्शन भी ऐसे ही 4 से के कारण बाहर होगा, और डी ऑप्शन भी इसी कारण बाहर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन भी है और 4 ऑप्शन भी है, तो इसीलिए सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होगा 1 और 3। तो यहाँ पे भी नहीं भी पता होता तो भी हो जाता आराम से, ठीक है। When did Constituent Assembly adopted नेशनल फ्लैग? देखो नेशनल फ्लैग की ज़रूरत कब थी हमें, हमारे आज़ादी से पहले भी जरूरत थी, इसलिए इसको पहले क्या कर लिया गया, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। लेकिन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इस सब को किया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। देखो 2 बारी अगर फ्लैग कमेटी का जो है, एक तो फ्लैग कमेटी बनाया गया था 1931 में कराची सेशन में, किसके चेयरमैनशिप में, पटेल साहब के चेयरमैनशिप में। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है नेशनल फ्लैग कमेटी, ये पूछना चाह रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी पटेल साहब है नहीं। अगर ऐसा कोई आपको कराची सेशन के करके बोला जाए तो वो आप लगाना हो, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का। द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने बता दिया सेम डेट है। नेशनल फ्लैग में 21 स्पोक्स है भाई, हम सबको याद है 24, और नेशनल इसका जो रेशियो है नेशनल फ्लैग का 2:3 है ना भाई, ये चौड़ाई है 2, मतलब ये है 2:3, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 25 से एक वीडियो में और कवर हो जाएगा, तो मिलते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये इस नंबर पे आप मैसेज करना, ठीक है, पूरा आपको मिलेगा ये। लेकिन मैं सबके लिए एक एक वीडियो डेली पब्लिक कर लाते जाऊँगा, ताकि जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो फ्री में देख के, लेकिन जो ज्वाइन कर सकते हो उनको पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।